देखिए अभी पिछली कक्षा में ब्लड के बारे में पढ़ा जा रहा था। तो ब्लड क्या होता है? ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है या तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है जो लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है। तो ये हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने कुछ इसके बारे में जान भी लिया था। तो देखिए होल ब्लड जो होता है वो अगर उसका क्लासिफाइड करें तो दो चीज़ों से ये मिलकर के बना होता है। इसमें एक तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम ब्लड। दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है कार्पसेल्स। प्लाज्मा में दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एक तो प्लाज्मा की जो परसेंटेज होती है वो लगभग 55 to 60%, 55 से 60%। और ये कार्पसेल्स जो होते हैं 40% to 45%। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो जल होता है लगभग 90%, और ये कई पदार्थ होते हैं जैसे ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, प्रोटीन होता है, ETC। ये होते हैं 10%, ये 10% होता है। अब कार्पसेल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। कार्पसेल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें, एक RBC होता है जिसे एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। दूसरा नंबर होता है WBC जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और तीसरा नंबर होता है प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे ब्लड में प्लाज्मा होती है और कार्पसेल्स होते हैं। प्लाज्मा कितनी होती है? लगभग 55 to 60%। और उसके अलावा इसमें कार्पसेल्स होते हैं लगभग 40 to 45%। अब इसमें देखिए ये सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? RBC के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड के RBC के बारे में। तो देखिए यहाँ पे RBC जो होता है इसे हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं। तो देखिए अभी हमने क्या बताया इसमें, ये जो ब्लड होता है ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और हम जानते हैं, अगर इससे पहले अगर बैक में जाएं तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे सेल जो होता है, सेल बनाता क्या है? टिश्यू बनाता है। सेल बनाएगा टिश्यू, बहुत सारे सेल्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा तो टिश्यू बनेगा। टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर के बॉडी बनाते हैं। सेल का कॉम्बिनेशन टिश्यू का कॉम्बिनेशन ऑर्गन का कॉम्बिनेशन बॉडी, और बॉडी का कॉम्बिनेशन सिस्टम बनाता है। और सिस्टम का कॉम्बिनेशन जो है वो सिस्टम का कॉम्बिनेशन जो होगा वो बनाएगा, यहाँ पे सिस्टम होगा, ये सिस्टम, तब बॉडी का कॉम्बिनेशन जब होगा तो बनेगा पॉपुलेशन, बहुत सारी जनसंख्या हो जाएगी। पॉपुलेशन के बाद जब और भी पॉपुलेशन आ जाएंगे, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, अन्य जंतु हो गए, तो इन सब के ग्रुप को हम कहेंगे कम्युनिटी।
जब बहुत सारी कम्युनिटी मिल जाए तो वो कहलाता है बायोम। बहुत सारी कम्युनिटी मिल जाए तो वो कहलाएगा बायोम। और बहुत सारी कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के साथ, इस वातावरण के साथ जब कम्युनिटी का कॉम्बिनेशन होता है तो वो इन्वायरमेंट कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। और इन्वायरमेंट मिल करके बनाता है बायोम, और बायोम मिल करके बनाएगा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बनाएगा। और बायोस्फीयर जब मिलेगा तो यहाँ पे बनेगा प्लैनेट। बायोस्फीयर जब मिलेगा तो बनेगा प्लैनेट। प्लैनेट डिपेंड होता है सोलर एनर्जी पर, सोलर पर। और सोलर जब मिलता है तो बनता है गैलेक्सी। और गैलेक्सी जब मिलती हैं, बहुत सारी गैलेक्सियाँ जब मिलेंगी तो वहाँ पे बनता क्या है, यूनिवर्स या ब्रह्मांड। तो देखिए यहाँ पे सेल से शुरुआत हुई, सेल मिलता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू मिला, ऑर्गन बना, ऑर्गन मिल करके सिस्टम बनाता है, सिस्टम बहुत सारे मिल करके बॉडी बनाते हैं, और बहुत सारे शरीर, बहुत सारी बॉडी मिल करके पॉपुलेशन का निर्माण करती हैं। और पॉपुलेशन जब मिलती है तो कम्युनिटी बनता है। बहुत सारी कम्युनिटी का जब वातावरण के साथ अटैचमेंट होता है, बहुत सारी कम्युनिटी का जब वातावरण के साथ अटैचमेंट होता है तो वो बन जाता है एनवायरनमेंट या पर्यावरण। और पर्यावरण मिल करके बनाता है बायोम, बायोम से बायोस्फीयर बनता है, फिर प्लैनेट, सोलर, गैलेक्सी और यूनिवर्स। तो यहाँ से अगर इतनी बात करें, यह सेल से लेकर के बॉडी तक, सेल से लेकर के अगर बॉडी तक हम बात करें तो इसकी चर्चा हम बायोलॉजी में करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे बायोलॉजी में। पॉपुलेशन से लेकर के यहाँ बायोम तक की चर्चा हम इकोसिस्टम में करते हैं, इकोसिस्टम में या इकोलॉजी, चलो इकोसिस्टम में करते हैं। अब उसके बाद यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से पूरी ये जो संरचना होती है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या अंतरिक्ष विज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत हमारी कहाँ से हुई, सेल से। तो यहीं पे अभी हमने बताया था कि ये जो आरबीसी होता है या जो ब्लड होता है ये बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इस टाइप पर जो ब्लड बना उसमें प्लाज्मा होती है, और प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी तक हम लोग 3 स्टेट जानते थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन फोर्थ स्टेट यहाँ पे जो होता है वो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्यों होगा, क्योंकि ये ऐसी स्टेट होती है जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इस तरीके से मिक्स होते हैं। ये ऐसी स्टेट होती है प्लाज्मा की जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इस तरीके से मिक्स होते हैं कि उन्हें आसानी से अलग करना नहीं पाया या आसानी से उन्हें अलग नहीं कर सकते। तो ये जो फोर्थ स्टेट होती है वो प्लाज्मा की होती है। और इसी प्लाज्मा में हमारे जो ये ब्लड का एक अंश भी होता है, इसी ब्लड में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे थे आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो यहाँ पे आरबीसी के बारे में जानेंगे, और आरबीसी को ही हम लोग जानते हैं, एक नाम और इसका भी बताया गया था, इसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इससे पहली कक्षा में हम लोगों ने तीनों के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लिया था। तो ये एरिथ्रोसाइट जो होता है, देखिए इसमें आरबीसी जो होता है इसकी संख्या ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है, 50 से 55 लाख प्रति mm³। इनकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है। mm³ का मतलब है ये, जैसे सपोज दैट एक बॉक्स है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब 1-1 mm की है। इस इतने एरिया में ये जो आरबीसी के कण होंगे 50 से 55 लाख की इनकी संख्या होगी। और फीमेल में, ये तो मेल में है, ये मेल में है, फीमेल में इनकी संख्या 40 से 45 लाख प्रति mm³ होती है। तो इतने पार्ट में, एक
ये 1 मिलीमीटर, ये भी 1 मिलीमीटर, और इसकी ये और ये भी 1 मिलीमीटर होती है। इतने में आरबीसी कणिकाओं की संख्या कितनी होगी? ह्यूमन बॉडी में मेल में 50 से 55 लाख प्रति एमएम क्यूब होता है और फीमेल में 40 से 45 लाख प्रति एमएम क्यूब होता है। तो देखिए आरबीसी का जो मेन वर्क है, मेन फंक्शन जो है उसका, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। और इसका ब्लड का रंग कैसा होता है? ब्लड का रंग लाल। और ब्लड का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण? Fe के कारण। और Fe का लाल रंग Fe+2 या 2+ के कारण होता है। तो इसलिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक हीम जो वर्णक होता है, कलर पिगमेंट होता है, और एक ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है। तो ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हीमोग्लोबिन, इसके कारण हमारा ब्लड जो होता है वो लाल होता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो देखिए जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, और देखिए इसकी HB की संख्या, हीमोग्लोबिन में HB की संख्या, या यहाँ पे ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या जो होती है वो 13.5 से लेकर के लगभग 15 या 16 ग्राम प्रति 100 ml में होती है। ये मेल में इनकी संख्या इतनी होती है, मेल में इतनी संख्या होती है हीमोग्लोबिन की 13.5 ग्राम से लेकर 16 ग्राम प्रति 100 ml। 100 ml ब्लड में, 100 ml यहाँ पे आरबीसी में हीमोग्लोबिन की संख्या, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या 13.5 से लेकर 16 ग्राम तक होती है। अगर बाय द वे इससे कम हो जाए, 12 ग्राम से यहाँ पे कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं एक बीमारी आ गई जिसका नाम एनीमिया है या रक्ताल्पता। यहाँ पे एनीमिया नामक बीमारी हो गई। इसका लक्षण क्या है एनीमिया का? पहला नंबर, ऑक्सीजन की सही ढंग से सप्लाई ना हो पाना, ऑक्सीजन की सही ढंग से सप्लाई नहीं हो पाएगी। दूसरा नंबर, यहाँ पे थकान महसूस होगी। तीसरा नंबर, किसी काम में मन नहीं लगेगा। जब ब्लड कम होगा तो क्या क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। दूसरा नंबर, थकान महसूस होगी। तीसरा नंबर, किसी भी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है हमारे यहाँ या फिर हमारे ग्रामीण एरिया में कभी कभी देखने को मिलता है कि जब बच्चा नहीं मन लग रहा उसका पढ़ने में, लिखने में, किसी काम में नहीं लग रहा और चिड़चिड़ापन है उसके अंदर, तो उसके माँ बाप जो होते हैं वो किसी तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तो तांत्रिक कहता है कि कहीं इसको मंदिर में ले जा कर के दर्शन कराइए या फिर कहीं और दिखाइए। तो ऐसी कंडीशन में हिल्स पर ले जाते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर, वो चाहे जो भी तीर्थ स्थल हो, हिल्स पर जब जाते हैं तो हिल्स पर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एयर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वायुदाब क्या है, कम होता है। यहाँ पे वायुदाब क्या होगा, कम होगा, या वायु का घनत्व कम होगा। जब वायु का घनत्व कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन भी कम मिलेगी, ऑक्सीजन भी क्या मिलेगी, कम। और हीमोग्लोबिन की एक खासियत होती है कि वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को कनेक्ट कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को कनेक्ट करता है या 8 परमाणुओं को कनेक्ट करता है, 8 परमाणुओं को कनेक्ट करता है। ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में जब वायुदाब कम हो गया, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो अपने आप मैसेज जाएगा उसमें, माइंड में, कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम मिल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उस बॉडी में, जो बॉडी यहाँ हिल्स पर गई है, पहाड़ी पर गई है, उस बॉडी में क्या होगा कि हीमोग्लोबिन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो हीमोग्लोबिन जब बढ़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे में हफ्ते 10 दिन में ही बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन जब बढ़ गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से होने लगी। दूसरा नंबर, उसका काम करने में मन लगने लगा। तीसरा नंबर, अब वो थकता नहीं है। और चौथा नंबर, उसके अंदर जो चिड़चिड़ापन था वो भी दूर हो गया।
तो घर वाले सोचेंगे कि ये सब देवी जी की कृपा या फिर जो भी जिस भी तीर्थ स्थल पे गए हैं उनकी कृपा है, लेकिन यहाँ साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो वो कुछ और है। साइंटिफिक रीज़न क्या है? हीमोग्लोबिन। लेकिन हम लोग जानते क्या है कि नहीं, ये दूसरों की कृपा है जिसके कारण हमारा बच्चा 1 हफ्ते में ही क्या हो गया, काफ़ी ठीक हो गया। लेकिन वहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी प्रेजेंटी के कारण उसके अंदर बदलाव आए हैं। अभी तक उसके शरीर में हीमोग्लोबिन कम था, ऑक्सीजन कम मिल पा रही थी, वो थक जल्दी जा रहा था, चिड़चिड़ापन था और काम में मन नहीं लग रहा। लेकिन जब ऊंची पहाड़ियों पर गया तो यहाँ पे उसके शरीर में जब हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो गई तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कनेक्ट कर ले रहा है। जब हीमोग्लोबिन कम था, ऑक्सीजन को कम कनेक्ट कर रहा था, तो शरीर में एनर्जी भी नहीं मिल पा रही। अब ऐसी कंडीशन में जब हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीजन को वो अधिक कनेक्ट कर रहा है। जब अधिक कनेक्ट कर रहा है तो उसके शरीर में ऊर्जा जो होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे शरीर में जा कर के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, और हमें ऊर्जा मिलती है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी सही ढंग से तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा और उसके शरीर में एनर्जी की सप्लाई भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो उसका स्वाभाविक सी बात है, किसी काम में मन नहीं लगेगा या फिर कोई काम कर रहा है तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन जब इंक्रीज हो गया तो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कनेक्ट कर ले रहा है, ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है और उसके उस बॉडी में वो सप्लाई कर रहा है, तो एनर्जी भी सप्लाई हो रही है। अब उसके बाद उसका थकान भी दूर हो गया, मन भी लग रहा है, चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन क्या किया, ऑक्सीजन को कनेक्ट करके उसके पूरे शरीर के सेल्स तक पहुँचाया। सेल्स में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये रीज़न होता है उसका। अब उसके बाद देखिए दूसरा नंबर आता है इसी में WBC का या वाइट ब्लड कार्पसेल्स, या इसी WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट नाम से भी जानते हैं, ल्यूकोसाइट नाम से भी जानते हैं। और ये WBC का अगर यहाँ पे क्लासिफाइड किया जाए, WBC को क्लासिफाइड करते हैं 2 भागों में, एक ग्रैनुलोसाइट, एक होता है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रैनुलोसाइट। एक ग्रैनुलोसाइट, दूसरा एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट को 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इओसिनोफिल्स, तीसरा बेसोफिल्स। यहाँ पे इओसिनोफिल्स को ही एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। एक ग्रैनुलोसाइट को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक मोनोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में 2 तरीके के एंटीबॉडीज मिलती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और WBC का काम होता है हमारे शरीर में इम्यून पावर को मजबूत करना। WBC का काम होता है हमारे शरीर में इम्यून पावर को बढ़ाना।